हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने जो है डाइजेशन को कंप्लीट किया था, यानी कि जो लिविंग प्रोसेस अपनी चल रही है, लिविंग प्रोसेस में हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक डाइजेशन। जो लास्ट था हमारा डाइजेशन था। डाइजेशन में हमने बच्चों क्या किया था, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया था बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और उसी प्रोसेस को हमने बच्चों क्या बोला था, डाइजेशन बोला था। जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल लें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने किस में कन्वर्ट किया था बच्चों, एंड प्रोडक्ट हमने लिया था इसका ग्लूकोज। क्या लिया था बच्चों? ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। जो ग्लूकोज हमारा बना था बच्चों, इस ग्लूकोज को हमने क्या किया, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कराया, उसके बाद इसको एससी में इसकी क्या करवाई, एसिमिलेशन करवाई। यानी कि एसिमिलेशन में हमने क्या किया बच्चों, इसको टारगेट सेल तक पहुंचाया, यानी कि जहां पे एक्चुअल में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट थी। अब हमने क्या किया, ये थी डाइजेशन। डाइजेस्ट करने के बाद हमने इसको एब्जॉर्ब भी करवा दिया और उसके बाद इसको एसिमिलेट भी करवा दिया और टारगेट सेल तक हमने इसको पहुंचा दिया। किसको? ग्लूकोज को। अब जो ग्लूकोज टारगेट सेल पे हमें हमारे पास पहुंचा है, इसे हमें क्या प्रोड्यूस करनी है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है? एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है, इसमें हमें क्या करना है, ग्लूकोज से एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन को हम यूज करें या फिर ऑक्सीजन को हम यूज ना करें। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है हमारा यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लिबरेट करवानी है। एनर्जी लिबरेट कैसे करवाएंगे बच्चों? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। क्या करवाएंगे इसका? ऑक्सीडेशन। यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक डाउन करेंगे। और जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या लिबरेट होगी, यहां से एनर्जी लिबरेट होगी। और जो एनर्जी लिबरेट होगी किस फॉर्म में होगी, यू ऑल नो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में आएगी बच्चों? एटीपी की फॉर्म में आएगी। मींस कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें क्या प्रोड्यूस करवानी है, एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एब्सेंट नहीं है तो एब्सेंस में। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन को अगर बच्चों हम डिफाइन करें यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन हमारी क्या होगी, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑफ organic compounds to get energy। ठीक है, क्या हो गया, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन बोले या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन अच्छा वर्ड रहेगा बच्चों इसके लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गेट एनर्जी। क्या लेनी, हमें एनर्जी लेनी है। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में आप अच्छे समझते हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि बॉन्ड में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे हम, जो कार्बन और कार्बन के बीच में है। अब ऑक्सीडेशन है, किसकी करवानी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करवानी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म करेगी, ग्लूकोज करेगी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे तीन टाइप के कंपाउंड मेनली लेके चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स
एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट है अपने पास, फैट है और प्रोटीन है। इनकी क्या करेंगे हम बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इनसे क्या होगी, एनर्जी लिबरेट होगी। और जो ये एनर्जी है, एनर्जी आपको पता है बच्चों किस फॉर्म में लिबरेट होगी, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। और जो एटीपी है, एटीपी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। यानी कि जो एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी बच्चों आपको, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। आई थिंक एटीपी की फॉर्म तो आपको नहीं बतानी पड़ेगी, सबको पता है क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यानी कि बच्चों हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। और ब्रेक डाउन करने से क्या निकलेगी इसमें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या आती है, हाँ ये तो क्लियर हो गया ना कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते क्या हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which would be oxidized, क्या होंगे, जो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। और वो कंपाउंड्स कौन से हैं अपने, ये रे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो है, ड्यूट्रोचैट ने इसको वो दिया था, कोइन किया था, ड्यूट्रोचैट, याद रखना। ठीक, कौन था, ड्यूट्रोचैट था। अब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इनके बेसिस पे हम जो रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। कितने टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो टाइप्स पे। एक तो होगी आपकी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक होगी आपकी प्रोटोप्लाज्मिक। अगर C और F दोनों हैं तो होगी आपकी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगी। और अगर अकेला प्रोटीन है तो हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे था। ठीक है, अब ये ब्लैकमैन ने किया था। देखो अब तक हमने क्या किया, रेस्पिरेशन को डिफाइन किया है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हमने जाना है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्चुअल में होते क्या हैं। और ये एटीपी है, एटीपी को हम दूसरा क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। यानी कि क्या है, एनर्जी कैरियर है। एटीपी हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनिवर्सल इसलिए बोल दिया क्योंकि कहीं भी चले जाओ आपको एनर्जी जो बॉडी को प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, एटीपी ही करेगा। अब देखो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिफाइन बच्चों हमने कर लिया, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। हाँ, रेस्पिरेशन को कोइन किसने किया था, ड्यूट्रोचैट ने। किसने किया था, ड्यूट्रोचैट ने। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है बच्चों टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। और इन टू टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कैसे किया, ऑक्सीजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे,
ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसी के बेसिस पे बच्चों हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक आपकी 2 टाइप की रेस्पिरेशन है। अनएरोबिक हम कब बोलेंगे और एरोबिक हम किसी रेस्पिरेशन को कब बोलेंगे? जब एरोबिक रेस्पिरेशन है मींस टू से देयर इज द प्रेजेंस ऑफ O2। O2 क्या है? प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ O2। यानी कि जब रेस्पिरेशन है जो O2 की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। दूसरी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसमें क्या है, जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे। क्या बनेंगे इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एंड प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। ठीक है। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है इसमें आप क्या याद रखेंगे कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहां पे होती है? ये आपकी साइटोप्लाज्म में होती है एंड कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, डिटेल्स थोड़ी देर में देखेंगे इसकी, जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें हम डिटेल्स में जाएंगे। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन आपके पास आएगी? व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज aerobic respiration, and in this type of respiration the end products will be carbon dioxide and water. End products will be carbon dioxide and water. This type of respiration occurs in the cytoplasm and the mitochondria of a cell. यानी कि ये 2 जगह पे जो है कंप्लीट होती है। इनिशिएशन कहां पे होती है बच्चों? इसकी साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होती है? ये खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आप बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से रेस्पायर करते हैं। अब देखो ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। इसी के कंपैरिजन में अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखें तो ये तो क्या थी? प्रेजेंस ऑफ O2 थी। यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों? एब्सेंस ऑफ O2। ये क्या करेगी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है टेक पार्ट करेगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमने यहां पे देखा था कि एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? वाटर है। लेकिन यहां पे क्या होगा? एल्कोहल बनेगी। क्या बनेगी? एल्कोहल बनेगी। साथ में क्या बनेगा बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद क्या रखना है? इसमें H2O की फॉर्मेशन यानी कि वाटर की फॉर्मेशन जो है यहां पे नहीं होगी। पानी नहीं बनेगा। किसमें नहीं बनेगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं बनेगा। यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है उसमें हम क्या नहीं करते बच्चों? वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी वहां पे? एल्कोहल की होगी। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जबकि जो एरोबिक हमने की थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बन रहे थे। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने बोला था कि कहां होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। किसमें होगी बच्चे? ये साइटोप्लाज्म में टेक पार्ट करेगी। उसके बाद जो मैंने बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है टेक पार्ट करती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में टेक पार्ट करेगी बच्चों? ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इनमें क्या होगी बच्चों? ये जो है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगी। अगर अब हम डिफाइन करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. This type of respiration only occurs in the cytoplasm of a cell
एंड द all organisms including prokaryotes and unicellular eukaryotes are the organisms in which जो anaerobic respiration takes place। ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक में जो है हमने डिफरेंशिएट भी किया है, इनको जो है डिफाइन भी किया है। देखो बच्चों, एरोबिक में क्या थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बनेगी, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बच्चों क्या बनेगी, एल्कोहल बनेगी। सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दोनों में जो एक प्रोसेस दोनों जो साइटोप्लाज्म में तो होंगी ही, दोनों किसमें होंगी, साइटोप्लाज्म में। साथ ही जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका कुछ पार्ट कहाँ होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद आपको इसके एग्जांपल्स याद करने, यानी कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो अलग है। प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, यहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे वाटर बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। ये ओनली साइटोप्लाज्म में होगी, ये साइटोप्लाज्म के साथ साथ कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स। इतना ही आपको याद रखना टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है बच्चों, देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, प्रेजेंट है तो एरोबिक, एब्सेंट है तो अनएरोबिक। ठीक है, अब फर्दर इसको जो है डिस्क्राइब करने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। इसकी अब एक बार रिएक्शंस और हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे अभी, इनकी रिएक्शंस लिखेंगे बच्चों। चलो मैं रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे। जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमारा जैसे ग्लूकोज से ही लेके चलते हैं, C6H12O6 है, इसके साथ हमने जब 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलाया तो हमारे पास क्या बनेगी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या मिलेगी बच्चों, एनर्जी मिलेगी। और जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी, 686 किलो कैलोरी KCl। ठीक है, 686 किलो कैलोरी जो है एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होगी। और जो एनर्जी लिबरेट होगी किसकी फॉर्म में होगी बच्चों, ATP की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो एंड प्रोडक्ट बने हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है इसकी क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, आपको पता है। और इसमें क्या बनेगा बच्चों, आपका 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके C2H5OH, यानी क्या है, अल्कोहल। साथ ही 2 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, साथ ही क्या बन जाएगी इसमें, एनर्जी बनेगी। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन है आपको याद रखनी है। जो एनारोबिक है, एनारोबिक में हमने क्या किया, इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन बताई, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है बच्चों, ये है बेसिक। आप इसको एक काम करना, वीडियो को पॉज करके इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 2-30 सेकंड का गैप आपको देता हूं। ठीक है बच्चों, पॉज करके अपना जो है नोट, आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब मैं जो इसको रब करने जा रहा हूं। देखो बच्चों, अब हमने देखा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें मैंने बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो जो अनएरोब्स हैं, क्या है, अनएरोबिक ऑर्गेनिम्स हैं या फिर अनएरोब्स हम इनको बोलते हैं। जो अनएरोब्स हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फैकल्टेटिव और एक होते हैं ओब्लिगेट। ओब्लिगेट एनारोब्स बेटा कौन से होते हैं, जिनको, अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको अगर
O2 में एक्सपोज किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। यानी कि अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ले आए तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कांट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि वो एनारोब्स जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पायर करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स बोलते हैं। जबकि जो फैकल्टेटिव है ये क्या करते हैं, कैन रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि बच्चों जो ऑब्लिगेट है ये तो क्या है, ऑक्सीजन में अगर इनको एक्सपोज कर दिया तो ये तो क्या हो जाएंगे बच्चों, डाई हो जाएंगे। लेकिन जो फैकल्टेटिव है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जो है ब्रीथ कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जो है रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट के बारे में आपको पता चल गया। अब हम जो है रेस्पिरेशन पे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स हमने कर लिया है, अच्छे से, बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नोट्स भी आप इसका जो है बड़े अच्छे से बना लेंगे। अब जो हम करेंगे वो है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट ही रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट से हमने बच्चों क्या बनाया था लास्ट क्लासेस में, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन भी हम ले सकते हैं और यहाँ पे हम फैट भी ले सकते हैं। ठीक है, मर्जी है अपनी। ठीक है, लेकिन हम ग्लूकोज को ही लेके चलते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट कराना बच्चों, पायरुविक एसिड में, या फिर हम इसी को बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में हमें किसको कन्वर्ट करना बच्चों, ग्लूकोज को। जो हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे, इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को फिर डिटेल में देखेंगे एक बार। अभी आगे देखते हैं, हमने क्या कर दिया, पायरुविक एसिड तो बच्चों हमने बना दिया। अब जो पायरुविक एसिड है ये स्टेप है, ये क्या है, कॉमन है किसमें, इन बोथ एरोब्स एंड अनएरोब्स। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो भी क्या बनेगा आपका, पायरुविक एसिड बनेगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो भी पायरुविक एसिड बनेगा। अब यहां से जो आगे ऑक्सीडेशन होगी किसकी, पायरुविक एसिड की, उसके बेसिस पे ये जो है अलग अलग दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होगी बच्चों, दो तरीके से। एक में तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखते हैं, और एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस रखते हैं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो प्रोसेस होगी ये कहां जाएगी आपकी, क्रैब साइकिल में जाएगी। कहां जाएगी, क्रैब साइकिल। किस में जाएगी बच्चों, क्रैब साइकिल। यानी कि अगर पायरुविक एसिड के बाद जो पायरुविक एसिड है इसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन मिलती है तो किसकी हेल्प से करेगा ये कंप्लीट, इसको क्रैब साइकिल की हेल्प से। और क्रैब साइकिल कहां होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में फिर क्या होगी इसकी, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन आपकी कहां होगी बच्चों, साइटोप्लाज्म में। कहां होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगी आपकी, फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, अब जो पायरुविक यानी ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस भी कहां हुई आपकी, साइटोप्लाज्म में। और जो फर्मेंटेशन है ये भी कहां हुई,
साइटोप्लाज्म में। जबकि जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल कहाँ पे हुआ बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मैंने आपको बोला था कि दो जगह पे टेक प्लेस करती है, कहाँ कहाँ पे? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा बच्चों? क्रैब साइकिल टेक पार्ट करेगा। जबकि जो जो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन है आपकी ओनली एंड ओनली इन साइटोप्लाज्म में जो है ये टेक पार्ट आपकी करेगी। अब देखो ये है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस को बेटा थोड़ी सी डिटेल्स में देखेंगे। आप जो है इसको पॉज करके और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाया कि हमें करना क्या क्या है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों अभी अभी हमने देखा कि हमें क्या करना है। देखो सबसे पहली बात ब्रेक डाउन करना है ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज को हमने किस में तोड़ना बच्चों? पायरुविक एसिड में तोड़ना है, इतना क्लियर है। उसके बाद लोकेशन कहां है इसकी? लोकेशन है इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या करेंगे, ये ग्लाइकोलिसिस जो है इसको ऑपरेट किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट थिंग है ये क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए क्या है बच्चों? ये कॉमन है, यानी कि दोनों में एक ही टाइप की प्रोसेस होगी, ठीक है। यानी कि दोनों में कहा होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। और चाहे आप एरोबिक से जाएं चाहे आप अनएरोबिक से जाएं, क्या करना पड़ेगा आपको? ग्लाइकोलिसिस का जो पार्ट है वो करना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बन जाएगा, हमने देखा था कि पायरुविक एसिड के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो फर्मेंटेशन हो गया, फिर क्रैब साइकिल चलेगा। क्रैब साइकिल चल रहा है तो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, और फर्मेंटेशन अगर चल रही है तो ये क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या है? ये कॉमन है। अब जो है ये तीन मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल है किसका? ग्लूकोज का, तो उससे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। MOL डॉट लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म। एक मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। यानी कि एक ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, तो उससे कितने पायरुविक एसिड मिलेंगे आपको बच्चों? दो पायरुविक एसिड मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो। और जो एक पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड है, इससे आपको कितनी एटीपी मिलती है बच्चों? दो एटीपी मिलती है। कितनी एटीपी मिलेंगी? दो एटीपी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? दो एटीपी, ठीक है। तो यहां पे अपने पास टोटल कितने मॉलिक्यूल बने? एक ग्लूकोज को हमने लिया था, दो बने, तो नेट एटीपी कितनी हो जाएंगी? नेट एटीपी अपने पास हो जाएंगी 2 इंटू 2, बिकॉज हमने ये देखा है एक मॉलिक्यूल के लिए दो एटीपी है, लेकिन अपने पास कितने हैं? दो मॉलिक्यूल है, तो एटीपी टोटल कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 4 एटीपी हो जाएंगी बच्चों। कितनी हो जाएंगी? 4 एटीपी हो जाएंगी। साथ ही जो यहाँ पे नेट गेन है, यानी कि अब इसे तो देख लिया हमने पायरुविक एसिड से कितने एटीपी मिलते हैं। साथ ही हमें क्या मिलेंगे? दो NADH2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? NADH2 मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स।
अब 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास एक NADH2 होता है, क्या कितना होता है, एक से बच्चों हमें 3 ATP मिलते हैं। कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। अब यहां पे हमारे पास कितने बच्चों, 2 हैं, तो 2 से कितने मिल जाएंगे, 2 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 6 ATP हमें यहां मिलेंगे। ठीक, कितने मिलेंगे, 6 ATP। टोटल कितने मिल गए अपने को, 10 ATP। कहां से मिल गए, ग्लाइकोलिसिस से मिल गए। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जो 4 है ना, 4 में से 2 ATP जो हैं वो क्या हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं। 2 ATP क्या है, यूज हो जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो नेट गेन तो कितने का ही होता है, अपने को 2 का ही होता है। 2 ATP हम यूज कर लेते हैं, 2 का ही होता है। और जो ये NADH2 है, इससे डायरेक्ट एनर्जी आपको नहीं मिलती, यानी कि ATP है ना, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो हमें कितनी मिलेगी, सिर्फ 2 ATP मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। जो ये है, ये बाद में ग्लाइकोलिसिस के बाद में जब हम EMP करेंगे, सॉरी ETC करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेंगे, तो उसमें जो है अपने को ये मिलेंगे। जो बाकी ATP है उसमें हम क्या करते हैं, NADPH2 और FAD से क्या करते हैं बच्चों, सॉरी जो ATP के ATP की प्रोडक्शन करवाते हैं। यानी कि इसके लिए क्या है, एक अलग से पाथवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं हम जिसको, वो है, वो आप फर्दर हायर क्लासेस में करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना। अब यहाँ पे तो क्या है, 2 ATP ही हमें मिले। कितने ATP मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 यूज हो गए तो कितने बच गए, 2 ATP बच गए। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस क्लियर होगी ना। देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को ही कई बार हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। यानी कि ग्लूकोज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पायरुवेट में। प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों, ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहां होती है आपकी, साइटोप्लाज्म में। कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद कॉमन है किसके लिए, एरोबिक और नॉन एरोबिक, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या नॉन एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा। अब मैंने आपको बताई, इसके बाद जो टेक्निकल चीजें आपको बताई हैं, एक बार दोबारा से मैं उनको नोट डाउन करता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पोज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पोज कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा इनको, दोबारा से आप एक बार अच्छे से देख लो इनको। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं, अगर ये चीजें आपके क्लियर हो जाती हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से थोड़ी सी गड़बड़ चली तो फिर आगे मैं नहीं बोल सकता कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस बारे में। ठीक है, अभी देखो यहां से, अब मैंने बोला एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल अपने पास बने पायरुविक एसिड के। अब जो पायरुविक एसिड है, क्या है अपने पास, पायरुविक एसिड है। एक पायरुविक एसिड से आपको कितने ATP मिलते हैं बच्चों, 2 ATP मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। तो यहां पे जब अपने पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो अपने पास कितने हो गए, टोटल 4 ATP हो जाएंगे। कितने ATP हो जाएंगे बच्चों, 4 ATP। लेकिन साथ ही इसने क्या बोल दिया, जो 2 ATP हैं आर यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें क्या होते हैं, 2 ATP यूज आते हैं। तो नेट गेन यहां से कितना हुआ बच्चों, 2 ATP का हुआ। कितने ATP का हुआ, 2 ATP का। बने कितने थे, 4, लेकिन यूज कितने होंगे आपके, 2 ATP यूज होंगे। ठीक है, तो बचेंगे कितने, 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब पायरुविक एसिड का मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, NADH2 के बनेंगे। किसके बनेंगे, NADH2 के बनेंगे बच्चों। ठीक है, जो NADH2 है, जो NADH2 है, एक मॉलिक्यूल NADH2 से आपको कितने ATP मिलते हैं बच्चों, सॉरी दोबारा लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अच्छे से डिनोट करते हैं। एक
NADH2, 1 NADH2 gives us 3 ATP। 3 ATP, कितने ATP मिलेंगे बेटा? 3 ATP मिलेंगे। 3 ATP आपको यहां पे मिले और मॉलिक्यूल टोटल कितने आपके पास? कितने हैं? 2। तो 2 × 3 कितने हो गए? 6। टोटल आपको कितने मिले? 6 ATP यहां से आपको मिले हैं। लेकिन मैंने क्या बोला बच्चों, ये आपको ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग नहीं मिलेंगे। ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग आपको सिर्फ ये मॉलिक्यूल मिलेगा। इस मॉलिक्यूल को हम जब आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आप 12th क्लास में 11th क्लास में करेंगे, यहाँ पे हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें बनती है, ठीक है। वो डिटेल्स आप आगे फर्दर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। वहां पे हम इससे क्या करेंगे? एटीपी जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ के लिए आप सिर्फ इतना याद रखना, एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। और पायरुविक एसिड कितने दे देगा? 1 पायरुविक एसिड 2 एटीपी दे देगा और 2 आपको NADH2 दे देगा, ठीक है बच्चों। ये था आज आपका ग्लाइकोलिसिस तक का। आज हमने क्या किया बच्चों? रेस्पिरेशन को डिफाइन किया है और रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में हमने जाना है। रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये पढ़ना स्टार्ट किया और इसकी पहली प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज हमने डिटेल स्टडी की है। कल हम देखेंगे कि जो पायरुविक एसिड यहाँ पे हमने बनाया है, इस पायरुविक एसिड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यानी कि जो पायरुविक एसिड है अगर क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो क्या होगा, और फर्मेंटेशन में जाएगा तो क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या इसका भाग्य है, क्या इसका फेट है, क्या इसकी डेस्टिनी है, ये जानेंगे। उसके बाद लिंक रिएक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? क्रैब साइकिल देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।